हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अमेरिका की विदेश नीति के बारे में चर्चा करूँगी। कई दिनों से मैं आपको विदेश नीति के बारे में पीडीएफ नोट्स दिए थे। आज मैं बताऊँगी कि अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं और क्या उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अमेरिका की विदेश नीति के क्या विशेषताएं हैं, इस पर मैं आज चर्चा करूँगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति जो है अन्य देशों की तरह ही वहाँ की जनता की ऐतिहासिक अनुभवों और भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक साधनों और मानवीय स्रोत, जनसंख्या और वैदेशिक मामलों की कुशलता, राष्ट्रीय लक्ष्य और हित पर आधारित है। इन उद्देश्य पर आधारित अमेरिका की विदेश नीति के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा। अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य जो लक्ष्य है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी प्रकार की कोई आँच न आए, इसलिए अमेरिका यूरोप, एशिया, अफ्रीका में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। यूरोप में पश्चिमी जर्मनी और एशिया में जापान और पाकिस्तान का समर्थन उसकी इसी आवश्यकता पर आधारित है ताकि साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सके। इसलिए अमेरिका की विदेश नीति का ये उद्देश्य है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी भी प्रकार की चुनौती का दबाव न हो। दूसरा जो उद्देश्य है वो है जनतंत्र की रक्षा। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही जनता की रक्षा के लिए प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। द्वितीय महायुद्ध के समय रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को नष्ट करना तथा संसार में प्रत्येक स्थान पर 4 आवश्यकताएं जैसे स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता की स्थापना करने का उद्देश्य था। इसलिए अमेरिका की विदेश नीति का उद्देश्य जो है तब से ये रहा कि देश में और देश से बाहर ये स्वतंत्रता की बहाली जो है की जाए। अमेरिका ने पिछले कई दशकों से दक्षिण अमेरिकी देशों में कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की बहाली तथा अमेरिकी नागरिकों के हितों के नाम पर अधिक बार दूसरे देशों में दखल दिया है। द्वितीय महायुद्ध के बाद भी अमेरिका ने अपने आसपास दखल का सिलसिला जारी रखा। 1983 में ग्रेनाडा में और 1989 में पनामा में दखल दिया। ये अमेरिका ने 1965 में डोमिनिकन गणराज्य में दखल किया। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉनसन ने वहां 14,000 नौसैनिक भेजे। उन्होंने अपने इस आदेश को यह कहते हुए जायज ठहराया कि डोमिनियन गणराज्य में उन्हें अमेरिकी नागरिकों की रक्षा करनी है। राष्ट्रपति जॉनसन ने यह दावा किया कि डोमिनियन में साम्यवाद स्थापित होने से रोकना है। अमेरिकी सैनिक 1966 से वहां से लौटे थे। ग्रेनाडा में 1983 को अमेरिका के 1900 सैनिक उतरे थे। इस प्रकार से अमेरिका की विदेश नीति में आज भी जो है लोकतंत्र की बहाली के नाम पर सेनाएं जो हैं हस्तक्षेप करती हैं। 1994 में लोकतंत्र की बहाली के नाम पर अमेरिकी सेना हैती के राजधानी पोर्टो प्रिंस के नागरिक विमान पर तल पर उतरी। वैसे अमेरिका हैती में पहले भी दखल कर चुका है। अमेरिकी नौसैनिक जुलाई 1915 में हैती में उतरे थे। उस समय वहां गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल और वित्तीय संकट था। अमेरिकी सैनिक 1934 में वापस हुए थे। उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने हैती के संविधान का प्रारूप तैयार कराया था और हैती का वित्तीय नियंत्रण 1947 तक अमेरिका के हाथ में ही था। इस प्रकार से अमेरिका जो है आज भी छोटे विकासशील देशों में लोकतंत्र की बहाली के नाम पर जो है साम्यवाद के विरोध प्रसार को रोकने के लिए वो लोकतंत्र की बहाली के लिए हस्तक्षेप करता रहता है। अब है कि अगला जो उद्देश्य है
अमेरिका की विदेश नीति का वो है साम्यवाद का विरोध करना। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने का संकल्प लिया। अमेरिकी कूटनीति और साम्यवाद को उसके विस्तारशील जो चीनी रूप में विशाल रूस और चीनी सीमा के चारों ओर शक्ति की स्थितियां उत्पन्न करके उसको रोक के रखने की रही हैं। इसलिए अमेरिका ने प्रत्येक सोवियत विस्तारवादी कार्य के मार्ग में बाधा डाली है। साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने अवरोध की नीति को अपनाया अपनी विदेश नीति में। इसका अर्थ है कि जहाँ कहीं भी साम्यवाद का दबाव का प्रयोग होता है वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति दबाव का प्रयोग करेगा। सोवियत संघ नाजी खतरे से भी अत्यधिक कड़ा खतरा है। अमेरिकी विदेश नीति के अन्य सभी तत्व द्विपक्षीय बहुपक्षीय सुरक्षा संधियां, सैनिक संगठन, विदेशों में सैनिक अड्डों की स्थापना, शस्त्रों की होड़ आदि साम्यवाद के अवरोधक की नीति का ही परिणाम है। विश्व के किसी भी भाग में जहाँ साम्यवाद के साम्राज्य स्थापित प्रसार का उद्देश्य होता है वहाँ संयुक्त राज्य विरोध करने के लिए संकल्प लेता है। इस नीति के क्रियान्वयन में अमेरिका को यूरोप में सैनिक संधियां करने के लिए, अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही का समर्थन करने के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया में खुले तौर पर युद्ध करने के लिए, लैटिन अमेरिका में विशाल स्तर पर दीर्घकालीन विकास सहायता योजनाओं का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक मामले में साम्यवादी विस्तार को रोकना का उद्देश्य अमेरिका की विदेश नीति का रहा है। अगला जो उद्देश्य है अमेरिका की विदेश नीति का वो है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। विदेशी आर्थिक सहायता अमेरिकी विदेश नीति का उद्देश्य रहा है। इसके तहत आर्थिक सहायता द्वारा राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा, आर्थिक सहायता के द्वारा अमेरिकी विदेश नीति जो है आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर साम्यवाद के खतरे को टालना का उद्देश्य रखती है। तीसरा, आर्थिक और सैनिक सहायता द्वारा विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाएं और सैनिक अड्डे और बंदरगाहों आदि की सुविधा प्राप्त करना। इस प्रकार से आर्थिक सहायता के द्वारा इन सहायताओं के माध्यम से दूसरे देशों में साम्यवादी के प्रसार को रोकने का प्रयास जो है अमेरिका की विदेश नीति का उद्देश्य होता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने आर्थिक और तकनीकी सहायता के कई महत्वपूर्ण कार्य शुरू किए, जैसे उधार पट्टा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत दी जाने वाली अमेरिकी आर्थिक सहायता की कुल राशि 1945 तक 1949 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस ने और चीन ने सहायता दी। इसके अलावा मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोप के 16 राज्यों को 1948 से 52 तक 20 अरब डॉलर की सहायता देना स्वीकार किया, जिससे कि साम्यवाद का प्रसार जो है रोका जा सके। तीसरी जो आर्थिक सहायता थी वो था 4 सूत्री कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 1949 को कांग्रेस के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य था अल्प विकसित राष्ट्रों को अमेरिकी तकनीकी सहायता की सुविधा देना। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना 1961 में विदेशी सहायता के द्वारा राष्ट्रपति कैनेडी ने शुरू किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले देश एशिया के राष्ट्र थे। प्रगति के लिए यह योजना लैटिन अमेरिकी राज्यों के विकास के लिए बनाई गई थी। इस प्रकार से अमेरिका की विदेश नीति का ये उद्देश्य रहा कि आर्थिक सहायता के द्वारा साम्यवादी प्रसार को रोका जाए और अपना प्रभुत्व जो है उन देशों पर स्थापित किया जाए। इस पर अगला जो उद्देश्य था वो है मानवाधिकारों का समर्थन। अमेरिकी विदेश नीति का एक विशेषता जो उद्देश्य के रूप में रही है वो है मानवाधिकारों का समर्थन। कार्टर प्रशासन ने तो मानवाधिकारी मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ठोस रूप से रखा। कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकारों की देखरेख के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में एक अलग ही ब्यूरो की स्थापना
के अमेरिकी राजदूत का ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बन गया कि वे दूसरे देशों में मानवाधिकार संबंधी नीति को सही रूप से प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार से जहाँ कहीं भी विश्व में मानवाधिकारों का हनन होता है, यूरोप में, विकासशील देशों में या एशिया में, अफ्रीका में, वहाँ मानवाधिकारों के हनन के लिए उनके बहाली के लिए वो उनकी विदेश नीति जो है प्रयास करेगी। अगला जो उद्देश्य था वो था अमेरिका की विदेश नीति का वो था नई विश्व व्यवस्था का निर्माण। सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य रखा। यह ऐसी विश्व व्यवस्था थी जिसमें अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्रुव होगा, दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होगा, मजबूती से पूंजीवादी व्यवस्था जो है स्थापित होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य के अनुरूप होंगे। आज संयुक्त राज्य अमेरिका, आज यूएसए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महाशक्ति के रूप में केंद्र है। वह विश्व की एकमात्र महाशक्ति है जिसका कोई भी देश बराबरी नहीं कर सकता है, कोई चुनौती नहीं दे सकता। उसके पास परमाणु अस्त्रों के शक्ति जो है वो है। इसके पास आर्थिक क्षमता भी अधिक है विश्व में। इस समय विश्व की आय का 1/3 हिस्सा अमेरिका से ही उत्पन्न हो रहा है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश है। विश्व व्यापार का 5वां हिस्सा अमेरिका से ही होता है। विश्व के अधिकतर देश अपने निर्यात के लिए अमेरिका पर ही निर्भर हो चुके हैं। इंटरनेट आदि की तकनीकी आविष्कारों से वहाँ की पूंजी बाजार में तेजी आई है। विश्व की पूंजी अमेरिका की डॉलर की मांग बढ़ रही है, डॉलर महंगा हो रहा है और डॉलर के दृढ़ होने से दूसरे देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में रखना पसंद करते हैं। इससे डॉलर को विश्व मुद्रा की संज्ञा दी गई है। डॉलर की ताकत से अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ये संस्थाएं अमेरिका के इशारों पर ही कार्य करने लगी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं भी उसकी ही दबाव में ही रहती हैं। इस प्रकार से अमेरिका जो है, आज अमेरिका की विदेश नीति जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, नीति को संचालित महाशक्ति के रूप में कर रही है। तो इसके अलावा जो अगला जो उद्देश्य है वो है आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना। 2001 से पूर्व अमेरिका विश्व में उग्रवाद को रोकने के लिए जो है एक जो भी कहता था वो एक नाटक होता था। भारत जैसे देशों में आतंकवाद, निर्दोष लोगों की जो हत्या होती थी, अमेरिका इससे ये संवेदना प्रकट करने के लिए भी अलग खड़ा होता रहा है। भारत द्वारा ठोस सबूत पेश करने के बावजूद पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने को अमेरिका तैयार नहीं हुआ। विश्व व्यापार केंद्र और पेंटागन पर हमला, पहली बार अमेरिका पर सीधा आतंकवादी हमला हुआ। अब अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं यह हमारे देश के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई है, यह गृह युद्ध, यह एक ऐसा युद्ध है इस युद्ध को जीतने के लिए अमेरिका की विदेश नीति जो है दृढ़ संकल्प है। अमेरिका ने बदले की कार्रवाई के लिए विश्वव्यापी समर्थन जुटाने का राजनीतिक प्रयास शुरू किया। अमेरिका के अनुसार आतंकवादी हमले अमेरिका के खिलाफ युद्ध नहीं बल्कि यह युद्ध की सभ्यता के खिलाफ है। इस प्रकार से जब विश्व के दूसरे देश जो हैं आतंकवाद से जूझ रहे थे, भारत समेत कई देश, तो तब अमेरिका ने कभी भी प्रतिक्रिया आतंकवाद के खिलाफ नहीं दी। जब उसके देश पर आतंकवादी हमला हुआ तब अमेरिका ने जो है इस आतंकवाद
को ख़त्म करने के लिए विश्वव्यापी अभियान जो है अपनी विदेश नीति के द्वारा चलाया गया कि ये मानवता के ऊपर कलंक है, इसको ख़त्म करने का दृढ़ संकल्प हमारी विदेश नीति का होगा। इस प्रकार से अमेरिका ने आतंकवाद को समर्थन और पनाह देने वाले देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। 21 सितंबर 2001 को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बुश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करते हुए कहा कि आज के बाद जो देश आतंकवादी को पनाह देगा, समर्थन जारी रखेगा, वह अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। इस प्रकार से क्या है कि अमेरिका ने पनाह देने वाले देशों को भी एक चुनौती के रूप में आगाह किया कि जो भी देश ऐसे आतंकवाद को समर्थन और पनाह देगा वो हमारा दुश्मन होगा। इस प्रकार से अमेरिका की विदेश नीति जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र का तेज़ी से विकास हुआ है। 21वीं सदी में के कारण इस क्षेत्र में अमेरिका की दिलचस्पी जो है एशिया में बढ़ी है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका बढ़ती हुई प्रभाव का कारण है कि यूरोपीय साझा बाजार के देश अब अमेरिकी माल और पूंजी के उपयुक्त बाजार नहीं रहे। यूरोप अमेरिका का सहयोगी न होकर प्रतिद्वंदी हो गया। एशिया जो है प्रशांत क्षेत्र में अपने आप को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति क्लिंटन ने 1993 में अमेरिका के प्रशांत तटवर्ती क्षेत्र में एक आर्थिक सहयोग के 15 सदस्य देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया। क्लिंटन ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में हो रहा आर्थिक विस्फोट हमारे लिए चिंता का विषय है कि रोजगार और बाजार दोनों एशिया के देश छीन ले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि एशिया में अपनी सैनिक उपस्थिति बनाए रखें, क्षेत्रीय नेतृत्व का बोझ उठाएं, पर क्षेत्र के आर्थिक विकास में होने वाले लाभ से वंचित रहें। अर्थात एशिया के विकास के लिए जो अमेरिका जो है उन्होंने इसको एक चुनौती समझा और एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रत्येक देश आयात की बजाय अमेरिका के निर्यात पर ज़्यादा निर्भर है। अकेले चीन और जापान के साथ अमेरिका $70 अरब के घाटे में चला है, जो अमेरिका के कुल व्यापारिक घाटे की 1/3 के बराबर है। इस प्रकार से अमेरिका की विदेश नीति का ये उद्देश्य है कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को स्थापित करते हुए वो विश्व में अपनी महाशक्ति के रूप में प्रभुत्व जो है एशिया, अफ्रीका और पूरे विश्व में विकासशील देशों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखे और आर्थिक सहायता और तकनीकी सहायता के माध्यम से अपने प्रभाव को स्थापित करके अपनी विदेश नीति का संचालन जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से सहयोग करते हुए अपने प्रभुत्व को महाशक्ति के रूप में बनाए रखने का उद्देश्य अमेरिका की विदेश नीति का प्राचीन समय से लेकर आज तक रहा है। इस प्रकार से अमेरिका की विदेश नीति के ये प्रमुख उद्देश्य हैं जो कि एक विशिष्टता जो है इस विदेश नीति को देते हैं। इसी के साथ आज का जो टॉपिक है मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।